मैं 3 बातों के आधार आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। कार्य करने के लिए जो विभाग ने की है वो 3 लिस्ट है। उसमें से एक स्टेट लिस्ट है। जो राज्य सरकार काम करते हैं उसका उल्लेख स्टेट लिस्ट में होता है। जो केंद्र की सरकार काम करती है उसका उल्लेख केंद्र की लिस्ट में, जिसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है। और दोनों भी काम कर सकते हैं, उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। यानी ये 3 लिस्ट है। आप अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को याद करिए और आज के इकोनॉमिक पैरामीटर जो विश्व में प्रस्तापित किए गए हैं, उस पैरामीटर के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जिसमें उमा जी भी प्रधानमंत्री थी, अब उस सरकार के बारे में आज इकोनॉमिक पैरामीटर्स आप निकाल लीजिए। आने वाले समय में हम लोग एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहे हैं और एनडीए और यूपीए की आर्थिक स्थिति और मापदंडों के बारे में पूरा लेखा जोखा उसमें आया है। और जनसंघ की स्थापना का जो हम दिन मना रहे हैं उसमें उसको प्रकाशित करने वाले हैं। अब आज जो स्थिति है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सरप्लस था। आज यूपीए सरकार ने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खत्म कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब $1 की कीमत 38 रुपये, 40 रुपये, 41 रुपये थी। आज सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो $1 की कीमत 68 रुपये हुई। अटल जी की सरकार थी तब अपना विकास का दर हमारा 9% तक पहुंच रहा था। यूपीए सरकार ने विकास का दर 4.3% पर लाकर रखा है। आज हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस समय जो आई थी, लगभग आज देश के बाहर जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो उस समय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो इम्बैलेंस था वो आज $350 बिलियन है। $350 बिलियन। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब ये इम्बैलेंस लगभग नहीं के बराबर था। हमारा एक्सपोर्ट भी उतना था जितना हमारा इंपोर्ट था। मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को जो यश मिला वो मनमोहन सिंह जैसे दुनिया के विख्यात अर्थशास्त्री, उनके नेतृत्व में अर्थशास्त्र के हिसाब से आर्थिक नीतियों के बारे में अपेक्षा रखते हुए भी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार को, कांग्रेस और यूपीए सरकार को, ये सक्सेस स्टोरी में रूपांतरित क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? और इसलिए मैं बार बार, ज़्यादा राजनीतिक बात मैं अब इस विचार गोष्ठी में करूंगा नहीं, पर मैं बार बार 3 बातें कहता हूं। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, इनडिसिसिव लीडरशिप, यानी निर्णय भी नहीं करना और विकास की दृष्टि भी नहीं रखना और गलत आर्थिक नीति का अपनाना और भ्रष्ट प्रबंधन से सरकार चलाना, यही इस सरकार के फेलियर का कारण है। और इसलिए जब एनडीए और यूपीए में तुलना करते तो हमारे आर्थिक पैरामीटर्स में सभी बातों पर मैं इसी विषय पर 2 घंटा भाषण देकर आपको चार्ट समझा दूंगा कि हमारे और उनमें क्या फर्क था। चलिए छोड़ दीजिए यूपी और एनडीए की बात। आज देश में केवल मैं तुलना करता हूं मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपीए सरकार की। मध्य प्रदेश का कृषि विकास का दर 18.90 है, गुजरात का कृषि विकास का दर 11.20 है और मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में भारत सरकार का 2.2% है। अब ये कौन से गांव गरीब मजदूर किसान की सरकार है? मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य कहा जाता था। जब मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई और पटवा जी उस समय मंत्री थे, तो मुझे कहा गया था कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्यों के लिए ज़्यादा निधि देने की आवश्यकता है। जो बीमारू करके प्रसिद्ध थे उनके कृषि विकास का दर 18.90 और जो गांव गरीब मजदूर किसान और गरीबी हटाओ की बात करके समाजवादी विचारधारा का जप करते हुए हम देश की गरीबी हटाएंगे कहने वाले मनमोहन सिंह, सोनिया और यूपी और कांग्रेस सरकार का विकास का दर 2.2%। जीडीपी का मध्य प्रदेश का विकास का दर 11.40, गुजरात का 11.60 और भारत सरकार का 4.2%। आप महाराष्ट्र की सरकार को निकालो, आप यूपी और कांग्रेस की सरकार को निकालो। अगर इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर अगर आपको मार्क देना है तो यूपीए सरकार 100 में से 20 भी मार्क नहीं मिला सकती, 33 भी मिलने के लायक नहीं है, पूरी तरह आर्थिक परीक्षा में फेल हुई है।
और जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है वो हमारे राज्य सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और हमारे अटल जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार का एनडीए सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये इस बात को सिद्ध करता है। और ये किताब अभी 8-10 दिन में प्रकाशित होने वाली है और जरूर इस किताब का आप सब लोग अध्ययन करिए। अब प्रश्न ऐसा है कि हमारे क्या केवल सरकार से हम देश की गरीबी और भूखमरी दूर कर सकते हैं? क्या हमारे देश के सामने सबसे बड़े आह्वान कौन से हैं? आज हमारे देश के सामने अगर चैलेंजेस है तो पहला चैलेंज है भूखमरी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार। जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बार बार कहते हैं तो हम ये इस बात का जिक्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसा होगा? सुखी होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा, सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। ये राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास। हमारे सामने ये प्रश्न नहीं है कि देश में कौन से पार्टी की सरकार आए। हमारे सामने ये भी प्रश्न नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने और मंत्री कौन बने। हमारे सामने ये प्रश्न है कि आज के आर्थिक संकट से हमारा देश कैसे बचेगा। ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है और इस सवाल का जवाब हमारे कृति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को देना है। और इसलिए ये बढ़ती आर्थिक विषमताएं और उसमें अंत्योदय की भूमिका ये विचार महत्वपूर्ण है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक इंडस्ट्री ने 5,000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाई, तब उनको इंसेंटिव में, सेल टैक्स में, बाकी सब में बड़े एग्जम्पशंस मिलते हैं, पर रोजगार कितने लोगों को मिलता है? रोजगार मिलता 2,000 लोगों को। जब 5,000 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने के बाद आप कम से कम 4,000 और 5,000 करोड़ की सहूलतें टैक्स के रूप में आपको मिलाते हैं और रोजगार केवल 2,000 लोगों को देते, ये कैसे होगा? मैं ये मानता हूं कि देश में इंडस्ट्री की जरूरत है। हमारे देश का इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। विज्ञान और तंत्र विज्ञान 21वीं सदी की सबसे बड़ी पावर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी 21वीं सदी का सबसे बड़ा भविष्य है। और इसलिए मैं जब ये सोचता हूँ कि आज हमारे देश में इस परिस्थिति को बदलने के लिए किस प्रकार के आर्थिक पैरामीटर्स को लेकर किस प्रकार की नीतियों को हमको अपनाना है, ये हमारे सामने सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। और ये $1 मिलियन क्वेश्चन जो है, इसका जवाब हमारे पास है और जवाब यही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक चिंतन में हमको मिला है। मैं केवल आपको उत्साह देने के लिए ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी इकोनॉमी का अध्ययन करके सब बातों को देखने के बाद आत्मविश्वास के साथ और पॉजिटिव अप्रोच में मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो इसको बदल सकती है। और इसलिए जब मैं विजन डॉक्यूमेंट पे लगातार खूब लोगों से मिल रहा हूँ, अनेक घंटे उसमें काम कर रहा हूँ, तब मैं बार बार सोचता हूँ कि इस परिस्थिति को हम कैसे बदलें, हमारे सरकार ने कैसे काम किया है। और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी यूपीए की सरकार ने गरीबी के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या की है। क्या किया है प्लानिंग कमीशन ने और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने और सोनिया जी की सरकार ने कहा है कि गांव में 27 रुपए से ज़्यादा 28 रुपए प्रतिदिन जिनका इनकम है वो गांव में रहने वाले लोग धनवान है। 28 रुपए प्रतिदिन। मुझे लगता है सुबह कहा था या रात को कहा था, मुझे पता नहीं, क्योंकि रात को आजकल लोग कोई रात को कहीं भी कुछ खा पी कर कोई नशे में बोल सकते हैं पर ये सुबह कहा है कि हमारे गांव में रहने वाले जो गरीब है वो 27 रुपए से ज़्यादा 28 रुपए प्रतिदिन का इनकम है, वो धनवान है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहर में जो व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज़्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। अब 999 रुपए मिलाकर दिल्ली जैसे शहर में हम लोग
कैसे धनवान करके रह सकते हैं मेरे समझ में नहीं आता। ये तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया बता सकते हैं, या सोनिया गांधी बता सकते हैं, या मनमोहन सिंह बता सकते हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कहां जा रही है। मैं तो हिंदी सिनेमा का एक गाना मुझे याद आता है, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ये और ये सरकार की यही ट्रेजेडी है। और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी, इनके विचारों में बहुत साम्य था। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये बात कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभाग से हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलाना है। ये कौन कहते थे? ये महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? वो कहते थे वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने एयर इंडिया शुरू की, बैंड बाजा बज गया, 15,000 करोड़ का घाटा है। मैं जब हवाई जहाज से उतरता हूँ तो लेफ्ट हैंड में देखता हूँ, हमारे यहाँ पोले के दिन जैसे बैल लाइन में खड़े करते हैं, वैसे एयर इंडिया के सड़े हुए विमान बाजू में खड़े हैं। इस देश की इकोनॉमी खड्डे में जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, और हमारी यूपीए और कांग्रेस की गरीबी हटाओ करने वाली सरकार 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदती है। 70,000 करोड़ हवाई जहाज भी नहीं चल रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी को मिला था, ऐसे ही गप्पे मार रहा था, तो बात करते करते उन्होंने मुझे एक बात का जिक्र किया। नितिन, एक बात मुझे याद आती है कि तुम जब जब भी मेरे पास आए और जो जो आर्थिक स्थिति पर तुमने कहा, हर बात बिल्कुल सही थी, और जब मैं विचार करता था तुमने कभी पॉलिटिकल बात नहीं की, तुमने सही बात कही। तो एक दिन मैं उनके पास, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनके पास गया था, और मैंने कहा दादा कुछ भी करिए, किंगफिशर को बचाइए। तो उन्हें तुरंत मुझे पूछा कि किंगफिशर को बचाने में तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? मैंने बोला दादा अगर किंगफिशर बचेगी तो भारतीय जनता पार्टी के एक साल में 25 लाख रुपए बचेंगे। बोले कैसे? बोले जिन दिन किंगफिशर बंद हो जाता है उस दिन जेट एयरवेज अपना किराया बढ़ा देता है। मैं ऐसे एयरपोर्ट चाहता हूं कि 10, 20, 25 एयरलाइंस रहे, और एयरलाइंस रोड के ऊपर नीले कपड़े पहनकर जेट एयरवेज, पीले कपड़े पहनकर किंगफिशर, एयर इंडिया, चलो मुंबई चलो, 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, जैसे वो लनफन सर्विस चलती है वैसी कंपटीशन हो, ताकि ग्राहकों का फायदा हो। मैं जब 10वीं में पढ़ रहा था तो नागपुर से मुंबई ट्रंक कॉल करता था 180 पर, और 3 घंटे के बाद ट्रंक कॉल लगता था तो 66 रुपये बिल देता था। अब 40 पैसे में बात हो रही है। जब नागपुर मुंबई का टिकट एक समय 11,000 रुपये था, अब 2300 रुपये में जा सकते हैं। मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू कंज्यूमर। अब इंडिगो को प्लेन में बैठना, या जेट के प्लेन में बैठना, या किंगफिशर के प्लेन में बैठना, या एयर इंडिया के प्लेन है, आखिर उसमें फर्क नहीं है, पर टिकट सस्ता है, हमारा फायदा है। जो हमको सस्ता देगा उसके साथ जाएंगे। और टेलीफोन की 50 कंपनियां खोल दो। कोई ऐसा भी कहे, जैसे अभी अखबार वालों का होने वाला, ये बहुत अच्छा हो रहा है, इतने अखबार निकल रहे, इतनी मीडिया वाले निकल रहे, और बहुत लोगों को आर्थिक कठिनाई अभी भी अड़चन में है वो। और एक समय ऐसा आएगा, एक पेपर कहेगा मेरा पेपर फुकट, एक अंग्रेजी अखबार है उसका वजन करो, उसकी कीमत और उसकी रद्दी लगभग बराबर आती है। पर वो आपको बताओ, ये कागज करके जो कर रहा है वो सेवा नहीं कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट में पैसे कमाता है, और इसलिए उसने कॉस्ट कम रखी है। और आने वाले समय में अखबार भी फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाले हैं, वो भी इंटरनेट पर अखबार पढ़ेंगे लोग। रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो आज धीरे 4G आ रहा है, अभी 2G था, अभी 4G आ रहा है। तो 4G आएगा तो 1 सेकंड में अखबार पढ़ेगा अपने लैपटॉप पर तुरंत, तो अखबार कोई खरीदी नहीं करेगा। तो धीरे धीरे एक दूसरे में स्पर्धा आ रही है, कंज्यूमर का फायदा है।